नमस्कार दोस्तों, जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो देख कर जाना क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ना, ये सभी भूमि निम्नीकरण का कारक है। सभी किसका कारक है, सभी भूमि निम्नीकरण का कारक है, ठीक है। भूक्षरता हो गया, मृदा अपरदन हो गया, जल जमाव हो गया, ये तीनों भूमि निम्नीकरण के कारण है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। दोस्तों विस्तृत व्याख्या से क्या होगा ना, आपके इसके इर्द गिर्द से जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको जानकारी हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। हर साल क्वेश्चन अगर सभी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पा रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी उसकी बातें होती हैं, पॉइंट होती हैं, उसको क्या करता है, एग्जाम में उसको क्वेश्चन बना करके डाल देता है, ठीक है। इसलिए विस्तृत व्याख्या पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। विस्तृत व्याख्या में यहाँ पर दिया हुआ है, भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिससे भूमि की गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता में गिरावट आती है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। अब तुम समझ रहे हो, सोच रहे होगे कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो भूमि निम्नीकरण वह चीज़ है, वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाता है, उसमें अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है। वो है भूमि निम्नीकरण। इसका 3 कारण हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भू क्षारता हो गया, अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणता एवं क्षारता बढ़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, मिट्टी में लवणता एवं क्षारता बढ़ती है। मृदा अपरदन, हवा एवं जल द्वारा उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का कटाव हो जाता है। जल जमाव होता है, खेतों में पानी खड़े रहने से मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। अगर खेत में ज़्यादा देर तक पानी रहता है, ज़्यादा दिन तक पानी रहता है ना, तो मिट्टी से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे मिट्टी की एनर्जी कम होने की संभावना बनी रह जाती है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ लिखा है। आंसर की पॉइंट में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अति सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कहाँ पे, पंजाब हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा अति सिंचाई प्लस जल जमाव बराबर क्षारता का बड़ा होता है। छात्रों को बताएं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका क्लियर कराया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में देता है और भूमि निम्नीकरण के उपाय को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तभी आप लिख पाओगे, जब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 37 नंबर चलते हैं। पंचपटमाली खान के किस खनिज से संबंधित है। पंचपटमाली खान, ये बहुत ही उटपटांग नाम है, बस देखना है इसको। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉक्साइड से संबंधित है। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है, बॉक्साइड से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे पंचपटमाली निक्षेप उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा का स्थान। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद में पंचपटमाली निक्षेप उड़ीसा के कोरापुट, इससे संबंधित है, ठीक है। लगभग 50% से अधिक का योगदान होता है उड़ीसा का बॉक्साइड निर्माण में। नालको पंचटमाली खानों से बक्साइड निकालकर दमनजोड़ी शोधशाला में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, दमनजोड़ी शोधशाला में भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए उसका ट्रिक भी दिया है। पाँच बक्साइड की पेटी है उड़ीसा कोरापुट, यहाँ पे आपको ट्रिक बना के दिया हुआ है, ठीक है। नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन में है, कोरोना बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी जब कोरोना बीमारी होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन से अंग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वसन तंत्र पर कोरोना सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 SARS-CoV-2 विषाणु मुख्य रूप से मानव के श्वसन तंत्र पर हमला करता है। फेफड़ा और श्वास नली में श्वसन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या करता है, हमला करता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य वैश्विक महामारी के रूप में इसने मानव प्रयास, वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा नगरीय जनसंख्या को गहराई से प्रभावित किया है, ठीक है।
स्वास्थ्य भूगोल, महामारियों का प्रसार पर्यावरण एवं जन घनत्व से सीधा जुड़ाव होता है। ठीक, अब देखिए यह ज्योग्राफिकल इशू लिखा है, उच्च घनत्व वाले वैश्विक महानगरों में श्वसन संबंधी बीमारियां तेजी से फैलती है। उच्च घनत्व वाले जहाँ लोग रहते हैं ना, ऐसा बीमारी वहाँ बहुत ज़्यादा तेजी से फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। यह प्रश्न पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित समसामयिक प्रश्न है। ठीक, करंट अफेयर्स जैसा है ये वाला। आइए चलते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन से, डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापन की इकाई है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ध्वनि तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। असहाय एवं अनचाही तीव्र ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब वैसा ध्वनि जिसको मतलब हम लोगों को कान जो जिसको सहन ना कर सके, उसको क्या बोला जाता है? ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है। यानी बहुत तेज ध्वनि जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण के लायक होता है। देखिए कितना डेसिबल से ज़्यादा होगा तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। सुरक्षा सीमा, सुरक्षित सीमा, सामान्य बोलचाल 60 डेसिबल, जबकि 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होता है। हम लोग सामान्य बोलचाल जो होता है ना 60 डेसिबल होता है, अगर 80 डेसिबल से ऊपर होगा तो हमारे कान के लिए क्या हो जाएगा? वो हानिकारक हो जाएगा। मुख्यतः मोटर वाहन, हवाई जहाज उद्योग, लाउड स्पीकर एवं निर्माण कार्य में जो है ना ध्वनि ज़्यादा निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि आवासीय क्षेत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। कितना से? 55 डेसिबल से अधिक क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? इसमें से कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो 40 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नन्हासवां बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इसका विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है? न्हावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई के पास में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के मुंबई के पास में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने हेतु एक अत्याधुनिक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, मुंबई में बहुत ज़्यादा क्या होता है, भीड़ भाड़ हो जाता है ना बंदरगाह पे, उस भार को कम करने के लिए इसका जो है विकसित किया गया। किसको? न्हावा सेवा बंदरगाह को विकसित किया गया है। ठीक, नाहवा सेवा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह? हाँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को विकसित किया गया है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। ठीक, उसके बाद में कंटेनर पोर्ट, यहाँ भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक कंटेनर बंदरगाह है यहाँ पे। नामकरण, इसका आधिकारिक नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। आधिकारिक नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ध्यान में रखना है इस बात को। यहाँ पे देखिए भारत में कुल 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें नाहवा सेवा सबसे अत्याधुनिक कंटेनर पोर्ट है। कितना भारत में कितना भारत में बड़ा बंदरगाह है? 13 गो भारत में बड़ा बंदरगाह है, जिसमें से नाहवा सेवा सबसे अधिक कंटेनर पोर्ट है। किस पे सबसे अधिक कंटेनर पोर्ट है? नाहवा सेवा सबसे अत्याधुनिक कंटेनर पोर्ट है। कभी कभी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है, उसको आप लोग क्या करना, मैनेज करना। नेहरू पोर्ट बराबर नाहवा सेवा मुंबई का सैटेलाइट पोर्ट है। ठीक है, आगे चलते देखो मैप पॉइंटिंग मुंबई और नाहवा सेवा बंदरगाह की स्थिति पश्चिमी तट महाराष्ट्र पर दिखाएं। अगर आपसे पूछेगा मैप में ये इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो पश्चिम साइड में इसका डायरेक्शन होगा। इस बात को आपको माइंड में रखना है। ठीक, अगर आप इसको देख रहे हैं फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं, तो कृपया आप जा कर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट में दिल छोड़े। ठीक है, आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पारादीप पतन किस नदी पर है? तो महानदी पर है। पारादीप पतन किस नदी पर है? महानदी पर है। विस्तृत व्याख्या में हम लोग देखते हैं कि जानने को क्या मिलता है इसमें। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है दोस्तों? कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर चुके हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में महानदी के डेल्टा पर स्थित एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये पूछ देता है बताओ इसमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, ऑप्शंस आपको उसमें दे देगा, तो पहचाना है। तो पारादीप बंदरगाह जो है कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। किस जिले में है? तो जगत सिंह जिले में है। किस नदी में? किस नदी पर स्थित है? तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, देखिए प्रमुख निर्यात, यहाँ से कटक व सुंदरगढ़ का लौह अयस्क मुख्यत जापान को निर्यात किया जाता है। किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। पूर्वी तट या भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ठीक,
अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पर भी आपको बना करके दे दिया गया है इंपॉर्टेंट ट्रेड कनेक्शन के। पारादीप बराबर उड़ीसा महानदी डेल्टा पे है। यहाँ से कहाँ लोहा भेजा जाता है, जापान में लोहा निर्यात किया जाता है। पूर्वी तट के बंदरगाहों का क्रम याद रख कर आए। कोलकाता हो गया। देखिए पूर्वी तट के बंदरगाह का क्रम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस चीज़ को आप जरूर देख लेना, हो सके तो कॉपी में आप नोट भी बना लेना। इसका क्रम है हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, एनौर है, तूतीकोरिन है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 42 नंबर। भारत में मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू हुआ था? तो 42 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में मुक्त आकाश नीति लागू हुआ था 1992 में हुआ था। इसका विस्तृत व्याख्या दोस्तों यहाँ पे, भारतीय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा विदेशी व्यापार व पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु 1992 में मुक्त आकाश नीति लागू किया गया था। आकाश नीति कब लागू किया गया था? 1992 में मुक्त आकाश नीति लागू किया गया था। उद्देश्य निजी एवं विदेश निजी एयरलाइंस को मालवाहक एवं यात्री विमान संचालित करने की छूट देगा। LPG सुधार 1991 के आर्थिक वर्गीकरण के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया था। यहाँ पे देखिए 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ओपन स्काई पॉलिसी 1952। ओपन स्काई पॉलिसी कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? कौन सा पुस्तक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का द्वारा लिखा गया? तो 43 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉस्मास। कॉस्मास किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। विस्तृत व्याख्या में क्या है दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम लोग मूव करते हैं। आइए, जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। किस आधुनिक भूगोल के जन्मदाता किसको माना जाता है? हम्बोल्ट को माना जाता है। कॉस्मोस यह उनकी प्रसिद्ध कृति है। कॉस्मस किसकी कृति है? हम्बोल्ट की कृति है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के प्रमुख घटकों का विशद वर्णन किया है। अगर पूछेगा कि कॉस्मस में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? संपूर्ण ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के प्रकृति घटकों का वर्णन किया गया है। योगदान, समताप रेखाओं का मानचित्र पर सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट ने किया था। समताप रेखाओं का मानचित्र सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हम्बोल्ट ने प्रयोग किया था। हम्बोल्ट कॉस्मस हो गया। कार्ल रिटर क्या हो गया? एर्डकुंडे लिखे थे। रैटजल एंथ्रोपोग्राफी, थोड़ा अनयूजुअल नाम है यहाँ पे। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है 44 नंबर क्वेश्चन में? निम्न इसमें कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 44 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन? समुद्री विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। समुद्री विज्ञान यह भौतिक भूगोल की शाखा है, जिसके अंतर्गत महासागरों, तरंगों, धाराओं तथा समुद्री जीवन का अध्ययन किया था। मानव भूगोल की विचारधारा है संभववाद, प्रत्यक्षवाद, मानववाद, नियतिवाद तथा कल्याणपरक भूगोल मानव के उपागम है। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ में। यहाँ पे देखिए, भौतिक भूगोल भू आकृति, जलवायु, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल, मानव भूगोल, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भूगोल, ये ज्योग्राफी क्लासिफिकेशंस में आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। मसाई जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? 45 नंबर कह रहा है मसाई जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 45 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो गया। इनमें से किसी से नहीं है मसाई जनजाति का क्षेत्र संबंध। अगर आपकी इसका व्याख्या में आपको बताया गया है। मसाई जनजाति कहाँ के निवासी है? मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, केनिया तथा तेंजानिया के पठारी एवं सवाना क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। कहाँ निवास करने वाली? सवाना क्षेत्रों में निवास करने वाली यह जनजाति है। कैसी जनजाति है? तो पशुचारक जनजाति है। देखिए, व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय चलवासी, पशुचारण एवं पशुपालन है। क्या है? चलवासी है, पशुचालन है, पशुपालन है। किसका जनजाति? किस जनजाति का? मसाई जनजाति का। विकल्प विश्लेषण, दिए गए विकल्पों में अफ्रीका नाम नहीं है, अतः सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पे देखिए, इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा जनजाति कहाँ पे रहता है। ये वाला जो दिया है ना, ये वाला लाइन, ये वाला जनजाति वाला लाइन दिया है, ठीक है। और ये वाला तो आप समझ ही रहे हैं, ये देश का नाम दिया हुआ है। देखिए, बुशमैन कहाँ रहता है? कलहारी अफ्रीका में। एक बार और सुनो, बुशमैन कहाँ रहता है? कलहारी अफ्रीका में। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका में। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश कनाडा ग्रीनलैंड में। एस्किमो कहाँ? टुंड्रा प्रदेश कनाडा ग्रीनलैंड में। मसाई केनिया तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में रहता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। आयु लिंग पिरामिड का सीधा संबंध किससे है?
आयु लिंग पिरामिड का संबंध, सीधा संबंध किससे है? तो 46 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आयु लिंग पिरामिड का सीधा संबंध है पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या संरचना से है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या दिया हुआ है? आयु लिंग पिरामिड देश किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या, आयु और लिंग की संरचना को दर्शाने वाला एक विशेष आरेखीय चित्र है। देखिए संरचना क्या होगा, बाएं भाग पुरुषों का प्रदर्शित तथा दाएं भाग महिलाओं का प्रदर्शित। बाएं में पुरुष को बताता है और दाएं में महिला को बताता है। जैसे 0 से 14, 15 से 59, 60, 15 से 59, 60 में यानी 0 से, ठीक है। प्रकार त्रिभुजाकार विकासशील, त्रिभुजाकार किसको बताता है? त्रिभुजाकार विकासशील को बताता है। त्रिभुजाकार विकासशील हो गया, घंटीनुमा स्थिर हो गया, संकीर्ण आधार क्या हो गया? विकसित घाटी को आपको बताता है। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है नाइजीरिया त्रिभुजाकार, नाइजीरिया में त्रिभुजाकार यानी ऊंच जन्म दर है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया घंटी के आकार यानी स्थिर होता है। जापान में क्या हुआ? घटता हुआ आधार यानी वृद्धि आबादी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व कितना था? 47 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 382 किलोमीटर स्क्वायर औसत जनघनत्व था। कितना था? 382 था, ठीक है। हम देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर दर्ज किया गया, जो 2001 में 325 था। 2001 में कितना था? 325 था। और 2011 में कितना हो गया? 382 हो गया। सूत्र जनघनत्व बराबर कुल जनसंख्या भाई कुल क्षेत्र। इसको कैसे निकालते हैं हम? तो जनघनत्व यानी जनघनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे आपको फार्मूला भी क्या कर सकता है? पूछ सकता है। देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य, एक पे एक लोग यहाँ रहता है, 11 से 6 व्यक्ति ये किलोमीटर में रहता है लो भाई साहब। और सबसे जनघनत्व कहाँ कम है? अरुणाचल प्रदेश में है, 17 लोग रहता है किलोमीटर में। यहाँ देखिए अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका नाम मानव विकास सूचकांक का अवधारणा प्रस्तुत करने से जोड़ा जाता है? मानव विकास सूचकांक अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? मतलब किसका नाम उससे जोड़ा जाता है? मानव विकास सूचकांक अवधारणा से। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में कई बार हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये पाकिस्तान के वैज्ञानिक थे, सॉरी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। 1990 में इनका ये जो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना जो था 1990 में इन्होंने दिया था। भारत से कौन सा अर्थशास्त्री इनको सहयोग किया था? अमर्त्य सेन। यहाँ पे लिखा है अमर्त्य सेन ने इनका सहयोग किया था। 3 मुख्य सूचक है, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी साक्षरता, संसाधनों तक पहुँच क्रय शक्ति हो गया। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने इसको जारी किया था, ठीक है। एचडीआई किसने दिया था? महबूबुल हक ने दिया था। किस देश के? पाकिस्तान के। कब दिया था? 1990 में दिया था। इसके सहयोगी कौन थे इंडिया से? अमर्त्य सेन थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए एचडीआई का मान 0 से 1 के बीच होता है। 1 के जितना करीब मानव विकास उतना ही ऊंच होगा। 1 के जितना करीब होगा मानव विकास उतना ही ऊंच होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को प्रगति मापा जाता है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, माप माना गया है। तो 49 का राइट क्वेश्चन आंसर कौन हो गया? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ये भूटान हो गया। अब हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या में क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलता है। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी आधिकारिक प्रगति को केवल भौतिक या आर्थिक उत्पादी से न मापकर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के रूप में घोषित किया है। किस रूप में? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के रूप में घोषित किया है। मूल विचार, केवल भौतिक प्रगति से मानव कल्याण संभव नहीं जब तक कि वह आध्यात्मिक या पर्यावरणीय संतुलन के साथ न हो। सब कुछ जरूरी है खुश रहने के लिए दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, सुशासन एवं सतत विकास भूटान की प्रसन्नता के आधार स्तंभ है। आप देखो, आप तुमसे पूछ दिया जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाएगा, अगर ये सब चीज़ें जानते हो तब क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छा से लिख सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं जानते हो तो क्वेश्चंस का आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे लिखा है पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति मूल्यों की रक्षा, सुशासन एवं सतत विकास भूटान की प्रसन्नता के आधार स्तंभ है। लिखना होगा ना, भूटान के प्रसन्नता के आधार स्तंभ ये फिर उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में आपका सब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
प्रसिद्ध महामार्ग सेंट जॉन से वैंकूवर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध महामार्ग सेंट जॉन से वैंकूवर किस देश में स्थित है? तो 50 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कनाडा में स्थित है। अब इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या में क्या है। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कनाडाई महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है। पूछेगा कनाडाई महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन है? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसकी नीचे लाइन में अटलांटिक महासागर तट पर सेंट जॉन, क्या लिखा है? सेंट जॉन को प्रशांत महासागर तट स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। किससे जुड़ता है? वैंकूवर से जुड़ता है। कौन जुड़ता है? सेंट जॉन। किस महासागर के तट पर? अटलांटिक महासागर के तट पर। लंबाई यह लगभग 9600 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। 9600 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, इसको ध्यान में रखना। ट्रांस कैनेडियन सेंट जॉन से वैंकूवर को जोड़ता है कनाडा। अलास्का राजमार्ग एडमोंटन कनाडा से एंकोरेज अलास्का तक जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग डार्विन से पोर्ट अगस्टा, डार्विन से पोर्ट अगस्टा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ में। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एयर इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवहन माध्यम से है? एयर इंडिया का संबंध किस परिवहन माध्यम से है? तो 51 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु मार्ग से है, हवा में चलता है ये वाला। अब देखिए इसका जो है विस्तृत व्याख्या में, एयर इंडिया भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो वायु परिवहन का हिस्सा है। इतिहास 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में शुरुआत, 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 2022 में पुनः टाटा समूह में वापसी हो गया था। पुनः टाटा समूह में वापसी कब हुआ था? 2022 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में शुरुआत हुआ था। टाटा एयरलाइंस के रूप में शुरुआत हुआ था 1932 में। इसको भी आप देख लेना। वायु परिवहन तीव्रतम एवं महंगा परिवहन साधन है जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों एवं आपदाओं के समय अति उपयोगी होता है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो 52 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? बेल्जियम में है, ठीक है। अब देखिए इसका विस्तृत व्याख्या में क्या दिया हुआ है, विवरण व व्याख्या। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। कितने देशों का? 27 यूरोपीय देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ है? ब्रसेल्स में स्थित है। इसकी साझा आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है। इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। मुद्रा भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आइए, संगठन और मुख्यालय आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ईओयू यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। WTO विश्व व्यापार संगठन कहाँ होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। एक दिन आपको ये मुख्यालय और संगठन का वीडियो बना दिया जाएगा जिससे आपको वहाँ पे 1-2 नंबर क्लियर जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में कई बार इस क्वेश्चन को देखा जा चुका, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? काठमांडू में किसका इसका मुख्यालय, इसमें से किसका मुख्यालय काठमांडू में है? तो 53 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दाक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या क्या लिखा हुआ है आइए हम लोग चर्चा करते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 को ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। देखिए 8 वो देश है। सदस्य देश कितना है? 8 देश है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान इसमें सम्मिलित है। सार्क में कितने देशों का संगठन है? 8 देशों का संगठन है। भारत उसमें है, याद रखना आप लोग। देखिए यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर सार्क नेशंस, MBBS पेन, क्या याद रखना है? MBBS पेन याद रखना है। जितना भी 8 वो देश था ना थी सार्क में, सबको एक ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है, उसका नाम है MBBS पेन। M मतलब हो गया मालदीव, B मतलब हो गया भूटान, B मतलब हो गया बांग्लादेश, S मतलब श्रीलंका, P मतलब पाकिस्तान, A मतलब अफगानिस्तान, I मतलब इंडिया हो गया, N मतलब हो गया नेपाल हो गया।
अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध कारवाड़ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। कारवाड़ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। 54 का राइट आंसर कितना हो जाएगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कारवाड़ पतन कहाँ है, कर्नाटक में है। क से कारवाड़ और क से कर्नाटक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। इधर देखिए कारण व व्याख्या। कारवाड़ बंदरगाह कर्नाटक के राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक समुद्रिक बंदरगाह हुआ नौसैनिक अड्डा है। क्या है, समुद्रिक बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा है। कर्नाटक के अन्य बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूछेगा कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर देख लीजिए इसको भी। कुद्रेमुख किस चीज़ का खान है, लौह अयस्क का खान है। कहाँ मिलता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। आइए इसकी हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओपेक संगठन का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस व्यापार से है। ओपेक में क्या होता है, इसका आंसर कोई भी बता देगा क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 55 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है वो ओपेक। यहाँ पर देखिए आप लोग ओपेक का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यात के संगठन है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1960 बगदाद में हुआ था। पूछेगा ओपेक का स्थापना कब किया गया था, ऑप्शन 4 को दे दिया जाएगा, तो 1960 आपको टिक लगाना है। मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का स्थापना 1960 में, मुख्यालय कहाँ हो गया, वियना में हो गया। कार्य क्या है इसका, कच्चे तेल के उत्पादक एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का निर्धारण करना। कच्चा तेल उत्पादन करता है और उसका क्या करता है, प्राइस का निर्धारण करता है कि किस रेट में ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और कुछ दिया हुआ है, बस वही दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, याद कर लेना। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तेल निर्यात है तो प्रसिद्ध माराकाइबो पतन किस देश में है। अजीब अजीब नाम इसमें मिल रहा है, माराकाइबो पतन, बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। माराकाइबो पतन कहाँ है, वेनेजुएला में। माराकाइबो पतन किस देश से संबंधित है, वेनेजुएला से संबंधित है। आगे देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। आइए विवरण। माराकाइबो बंदरगाह दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में स्थित है। यह माराकाइबो झील की खाड़ी पर स्थित है। माराकाइबो झील के खाड़ी पर स्थित है, ठीक है। प्रमुख खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह है। प्रमुख खनिज क्या है, तेल निर्यातक बंदरगाह है। वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा भंडार के तेल का भंडार किसके पास है, वेनेजुएला के पास में। इसलिए तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के राष्ट्रपति को क्या कर लिया गया, अपहरण कर दिया गया वो सबको। चलिए इस बात छोड़ते हैं, अभी करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। मराकाइबो वेनेजुएला, आबादान ईरान। मराकाइबो कहाँ है, वेनेजुएला में है, आबादान ईरान में है। ये दोनों तेल शोधक व तेल निर्यातक के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहाड़ी एवं पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार की मानव बस्तियाँ पाई जाती है। ऐसे हम लोग कई बार क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि सड़क के किनारे वाला जो बस्ती होता है उसको क्या बोलते हैं, नदी किनारे वाला बस्ती को क्या बोला जाता है, तालाब के किनारे किनारे जो बस्ती बना जाता है उसको क्या बोला जाता है। और ये भी पढ़े हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय ढलानों पर जो बस्ती होता है उसको क्या बोला जाता है। तो 57 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसको सीढ़ीनुमा बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसकी विस्तृत व्याख्या में जरूर दिया होगा। देखिए यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर तीखी ढाल होने के कारण मकान और खेती सीढ़ियों के रूप में एक के ऊपर एक बनाया जाता है ताकि पानी क्या हो जाए, नीचे निकल जाए। मैदानी क्षेत्र देखियो, खेत जो होता है आयताकार होता है, झील के चारों ओर मैदानी क्षेत्रों में बना होता है आयताकार, झील के चारों ओर वृत्ताकार हो गया, और सड़क के किनारे चारों ओर घर बना होगा तो रेखीय यानी लीनियर हो गया। झील तालाब के चारों ओर बन रहा था सर्कुलर हो गया, वृत्ताकार हो गया। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। यहाँ देखिए पर्वत पहाड़ सीढ़ीनुमा हो गया, सड़क नदी के किनारे लीनियर पैटर्न में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, सेंटी डाउन के सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सेंटी डाउन का संबंध इनमें से किससे है। 58 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेंटी डाउन का सीधा संबंध है गंदी झुग्गी झोपड़ी बस्ती से। गंदी झुग्गी झोपड़ी बस्ती से सेंटी डाउन का संबंध है। इसका विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देखिए। सेंटी डाउन उन अस्थायी अनाधिकृत और गंदी बस्तियों को कहा जाता है जो बड़े शहरों के किनारों पर करीब प्रवासियों द्वारा बनाई जाती है। विशेषताएं, पीने के साफ पानी, नाली, स्वच्छता एवं बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का क्या होता है, इस सब सुविधा का वहाँ पे अभाव होता है। ये सब सुविधाएं जैसे साफ पानी हो गया, नाली हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य की और व्यवस्था हो गया, वहाँ पर नहीं मिल पाता है। इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सेंटी डाउन बोला जाता है। वैसे शहर को सेंटी डाउन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धरावी मुंबई सेंटी डाउन का एक प्रमुख उदाहरण है। मुंबई में एक बस्ती है उसका नाम है धरावी, उस सेंटी डाउन का एक प्रमुख उदाहरण है। एशिया के सबसे बड़ा है, बताइए एशिया का सबसे बड़ा है वो। झारखंड का धनबाद मुख्य शहर मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है।
झारखंड का धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं हम लोग अब किस में, इसकी विस्तृत व्याख्या में। धनबाद को भारत के कोयला की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की कोयला की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? सॉरी, किसको कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है। झारखंड में है, झारखंड में ना, एक बार क्लियर करना आप लोग कमेंट में। यह झरिया कोयला के क्षेत्र के पास स्थित है। झारखंड खनन क्षेत्र भारत, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा धातु क्रम कोकिंग कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला? कोकिंग कोयला पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे धनबाद, झरिया, बोकारो, रानीगंज भारत की प्रसिद्ध कोयला खनन नगर हैं। भारत के प्रसिद्ध कोयला खनन नगर कौन है? धनबाद, झरिया, बोकारो, रानीगंज। रानीगंज कहाँ है बताना है कमेंट बॉक्स में, ये सब बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ ये वाला है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिलियन सिटी की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होती है? 1 मिलियन सिटी की जनसंख्या न्यूनतम कितना होता है? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 10 लाख होता है। मिलियन सिटी जनसंख्या कितना? 10 लाख होता है, 1 मिलियन से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे, जिस नगर की कुल जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो जाती है उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। मेगा सिटी किसे बोलते हैं? 1 करोड़ जनसंख्या वालों को मेगा सिटी बोलते हैं। लंदन विश्व के पहला मिलियन सिटी 1800 ईस्वी में था। विश्व की पहला मिलियन सिटी कौन था? लंदन था, 1800 ईस्वी में था। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या। मेगा सिटी में कितना? 1 मिलियन से अधिक, यानी 10 मिलियन से, ठीक है, 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक को बोला जाता है मेगा सिटी। मेगा सिटी। आइए हम लोग इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लाख नगर सिटी हो गया, 10 लाख मिलियन सिटी हो गया, 1 करोड़ मेगा सिटी हो गया। 1 करोड़ में मेगा सिटी, 10 लाख में मिलियन सिटी, 1 लाख में नगर सिटी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है, फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रो का संबंध किस विचारधारा से है? लुसियन फेब्रो का संबंध किस विचारधारा से है? 61 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संभाववाद से लुसियन विचारधारा का संबंध है। इसके विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रो ने किया था। और देखते हैं इसके बारे में संकल्पना। प्रकृति केवल अवसर संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उनका स्वामी होने के नाते उनका उपयोग करने का निर्णय लेता है। जनक विडाल डीला ब्लास संभववाद के प्रतिपादक जनक माना जाते हैं। संभववाद के प्रतिपादक जन्मदाता कौन माना जाता है? विडाल डीला ब्लास। नाम ही देखिए कैसा, विडाल डीला ब्लास है इसका नाम, ठीक है। आंसर की कोट से यहाँ पे इधर देखिए, भारत के उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? सिक्किम का राजधानी का नाम क्या है? कौन नहीं जानता है सिक्किम की राजधानी का नाम? भाई बताइए, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग के कहाँ, ओह सॉरी रुक जाइए, चलते हैं हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या में। देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। दिए गए विकल्पों में गंगटोक का नाम नहीं था इसलिए डी लगाया गया, बता ही दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको उस विकल्प का राजधानी भी बता दिया है। शिलोंग मेघालय की राजधानी, इम्फाल मणिपुर हो गया, पटना बिहार हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर भी बता दिया गया है आपको। मिजोरम की राजधानी आइजॉल हो गया, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो गया? अगरतला हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 63 नंबर, एशिया की प्रसिद्ध धारावी मलिन बस्ती, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? मुंबई में पढ़ते हैं, मुंबई में पढ़े हैं। इधर देखिए, धारावी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मलिन गंदी बस्ती मानी जाती है। विशेषतः यह लगभग 2.1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जहां अत्यधिक घनत्व के साथ चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कुटीर उद्योग भी चलता है। इधर देखो, यहाँ पर अनियंत्रित नगरीकरण एवं तीव्र ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण महानगरों में मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? कलहारी मरुस्थल, अभी हम लोग जनजाति का थोड़ा सा डिस्कस किए हैं पीछे, बताओ 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। अफ्रीका कलहारी मरुस्थल में होता है बूशमैन होता है। कौन होता है? बूशमैन होता है। 64 का ई हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या में इसका क्या दिया हुआ है, आइए। बूशमैन जनजाति जो है कलहारी मरुस्थल में निवास करती है। बोत्सवाना, नामीबिया कलहारी मरुस्थल में निवास करती है। जीवन शैली मुख्यतः रूप से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक है। इन लोगों का जीवन शैली कैसा है? आखेटक और खाद्य संग्रह पे लोग डिपेंड रहता है लोग। अन्य सेमांग जनजाति मलेशिया के जंगलों में पाई जाती है। सेमांग जनजाति कहाँ पाया जाता है? मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। काला मरुस्थल, बूशमैन, बोत्सवाना, अफ्रीका, ये आपको ट्रिक के रूप में समझाया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन रोपण एकल कृषि का प्रमुख उदाहरण है?
रोपण कृषि कौन है? इनमें सभी हो जाएगा। 65 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं रोपण कृषि के बारे में, डी हो जाएगा, यानी सभी इनमें रोपण कृषि है। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? रोपण कृषि बड़े बड़े फर्मों पर व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली एकली फसल कृषि है। एकल फसल कृषि है। मुख्य फसलें चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, कोको हो गया। देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? मुख्य फसलें हैं। रोपण कृषि की विशेषता अत्यधिक पूंजी, आधुनिक तकनीकी तथा सस्ते श्रम की आवश्यकता। यूरोपीय उपनिवासियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका शुरुआत किसने किया था? यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, ब्राज़ील में कहवा कॉफ़ी के बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में जो कहवा कॉफ़ी का बड़ा जो होता है ना, बड़े बड़े बागान होता है, उसको क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध औद्योगिक नगरों में से कौन सा रूस में अवस्थित है? इसमें कौन रूस में अवस्थित है? 66 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तुल्ला जो है रूस में अवस्थित है। यहाँ देखिए, तुल्ला रूस का एक प्रमुख लौह इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। इसे रूस का पीटर्सबर्ग भी कहा था। रूस का पीटर्सबर्ग किसे कहा था? तुल्ला को कहा था। इस बात को ध्यान में रखना है। टोक्यो कहाँ है? जापान में। शंघाई कहाँ है? चीन में। एशियन जर्मनी रूर क्षेत्र है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किसे कहा था? एशियन को कहा जाता है। हम लोग पीछे क्वेश्चंस में एक बार पढ़े हुए हैं, आप लोग याद करना। तुल्ला मॉस्को रूस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। कहाँ के? रूस के औद्योगिक प्रदेश है तुल्ला। आइए 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? औद्योगिक केंद्र एलन किस देश में अवस्थित है? एसेन किस देश में अवस्थित है? 67 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एसेन जर्मनी में अवस्थित है। एसेन कहाँ है भैया? एसेन जर्मनी में अवस्थित है। विवरण, एसेन जर्मनी के प्रसिद्ध रूर कोयला व औद्योगिक क्षेत्र का एक प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। जर्मनी का रूर कोयला व औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है रूर क्षेत्र। यह यूरोप का सबसे बड़ा कोयला व इस्पात उत्पादक औद्योगिक क्षेत्र रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी भारत का छोटा नागपुर पठार प्रचुर खनिज संपदा के कारण भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ठीक। अब चलते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ये भी भाई साहब नहीं, ये नहीं पूछा गया। देखिए, कौन सा रंग पेशागत कॉलर का आधारित प्रकार नहीं है? कॉलर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी क्वेश्चन, रेड कॉलर, नीला कॉलर क्वेश्चंस पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सा रंग पेशागत कॉलर का संबंध आधिकारिक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, काला कॉलर नहीं है। सही बात है। लाल भी कल पढ़े हैं हम लोग, नीला भी पढ़े हैं, सफ़ेद भी पढ़े, पर काला कॉलर नहीं पढ़े। ठीक है। आइए यहाँ पे आपको पूरा समझाया हुआ है। मानव के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में लगे श्रमिकों का विभिन्न कॉलर का रंग पहचानिए। लाल कॉलर किससे होता है? प्रथम क्रियाकलाप यानी कृषि शिकार, वो जो होता है लाल लाल कलर में आता है, रेड कलर में आता है। नीला जो होता है द्वितीय क्रियाकलाप, कारखाना श्रमिक, द्वितीय हो गया नीला, तृतीय हो गया सफ़ेद, पंचम हो गया गोल्डन। सफ़ेद में क्या होगा? सेवाएं होता है, प्रबंधिक सेवाएं होता है। गोल्डन कलर में उच्च नीति निर्माण होता है। नीला कलर में क्या होता है? कारखाना श्रमिक होता है। प्रथम लाल होगा, द्वितीय नीला होगा, तृतीय सफ़ेद होगा और पंचम हो गया गोल्डन। पंचम क्या हो गया? गोल्डन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी आपको वहीं लिखा हुआ है काला कॉलर भूगोल की मानक एनसीईआरटी शब्दावली में शामिल नहीं है, बट आपको दे दिया गया है यहाँ पे, ताकि ऑप्शंस में आप लोग भूलिया जाए। पेशेवर व्यावसायिक सेवाओं का संबंध किससे है? पेशेवर व्यावसायिक सेवाओं का संबंध किससे है? तो 69 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी से संबंधित है। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, परिवहन, संचार व विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं नाई, धोबी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, प्लम्बर आदि सभी अपनी दक्षता से अमूर्त सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए, तृतीय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाओं का उत्पादन करता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा उत्पादन होता है, सॉरी सेवा किया जाता है इसमें। अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच मुख्य व्यापारिक संबंध किस समुद्री मार्ग से होता है? 70 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना और पश्चिमी यूरोप देशों के बीच व्यापार अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग द्वारा संपन्न होती है। निर्यातित वस्तुएं अर्जेंटीना से मांस, गेहूं तथा ऊन पश्चिमी यूरोप को भेजी जाती है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग यह विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम मार्ग समुद्री मार्ग है। विश्व के सबसे बड़ा व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों को जोड़ता है। यहाँ देख लो, बिग ट्रंक रूट
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बोला जाता है। बिग ट्रंक रूट उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बोला जाता है। विद्यार्थियों को मानचित्र पर सुएज नहर, पनामा नहर, अटलांटिक, इसको क्या देखना है आपको, मानचित्र पर भी देखना जरूरी हो जाता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू।